ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना के बाद दुनिया भर में दहशत का माहौल है। सबसे ज्यादा सवाल बोइंग के विमानों को लेकर उठ रहे हैं और एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई जिसने बोइंग के विमानों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये नजारा शंघाई से जापान के टोक्यो जा रहे जापान एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान के अंदर का है। वीडियो में दिख रहा है कि यात्रियों ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए हैं क्योंकि उन्हें अब ये लगने लगा था कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। ये घटना 30 जून की है। बोइंग 737 विमान लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। 10 मिनट के अंदर ये विमान करीब 26,000 फीट नीचे गिरकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। विमान में सवार 191 यात्री और क्रू मेंबर इस घटना से दहशत में आ गए। इस दौरान विमान के केबिन में ऑक्सीजन मास्क गिर गए। लोग तब और ज्यादा डर गए जब फ्लाइट अटेंडेंट ने रोते हुए सभी से मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है कि कई यात्रियों ने मौत के डर से वसीयत तक लिख डाली। कहा यह भी जा रहा है कि इस 10 मिनट के अंदर लोगों ने अपने परिजनों को एटीएम पिन और बीमा की जानकारी भेज दी क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बच पाएंगे। हालांकि गनीमत ये रही कि विमान बच गया क्योंकि पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना दे दी और विमान को ओसाका के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया और विमान सुरक्षित लैंड कर गया। ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज की हालत सड़क पर चलते टेम्पो और ई रिक्शा से भी बदतर हो गई है। इस बार तो ऐसी घटना हुई जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। देखिए, हुआ दरअसल ये कि स्पाइस जेट का एक विमान आसमान में उड़ान भर रहा था। तभी विमान में लगा खिड़की का फ्रेम उखड़ गया, ठीक वैसे जैसे किसी ऑटो या टेम्पो में हो जाता है। ये देखकर विंडो सीट पर बैठा हुआ यात्री डर गया। हालांकि उसने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। साक्ष्य और सबूत सब कुछ सामने है, लेकिन स्पाइस जेट कह रहा है कि यह सिर्फ एक ट्रिम कंपोनेंट था जिसे खिड़की पर केवल शेड के उद्देश्य से लगाया गया था। इससे विमान की सुरक्षा या फिर संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन क्या वाकई ये छोटी बात है? विमान कंपनियों को लोग मुंह मांगा किराया देते हैं, क्या इसीलिए कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए? कुछ दिन पहले रायपुर में 2 लड़कियों ने एक घर में जमकर तांडव मचाया था। अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल टैटू वाली जिन लड़कियों ने तांडव मचाया था वो दोनों शादीशुदा युवक की गर्लफ्रेंड है। दोनों गर्लफ्रेंड ने मार मार कर शादीशुदा प्रेमी का सर फोड़ दिया। ये उसी शख्स की तस्वीरें हैं जिसके प्यार ने रायपुर में बवाल मचा दिया था। घटना 30 जून की है, जब 2 लड़कियां रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर पहुंच गई। खूब तोड़फोड़ की, गमले तोड़े, सिलेंडर उठाकर पटक दिया, घर का सामान तहस नहस कर दिया। सिलेंडर उठा करके पटक रही थी कि आज जला डालेंगे, पेट्रोल लाओ। जिन 2 गर्लफ्रेंड की बात हो रही है उसमें ये पहली गर्लफ्रेंड है जो नशे में धुत थी और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ रही थी। इस गर्लफ्रेंड ने कई कार और स्कूटी को तोड़ डाला। दूसरी गर्लफ्रेंड है लाल सूट वाली, जिसने भी कम आतंक नहीं मचाया। जब पुलिस वाले इसे पकड़ने पहुंचे तो ये खुद कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने लगी। कार का दरवाजा खुलते ही शराब की बोतल नजर आई। हालांकि पुलिसकर्मी ने इसे साइड में बैठने को कहा। चलो उधर ओए, इधर कहाँ बैठ रही है? उधर बैठो, मैं चलाऊंगा, ड्राइवर मेरे साथ ही इन दोनों लड़कियों ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की पत्नी के सामने ही उसे पीटा। फिलहाल दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में भाई ही अपनी बहन के प्यार का दुश्मन बन बैठा। युवती जिसके पास रहेगी, इस बात को लेकर प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों के बीच घंटों बहस होती रही। भी सड़क पर कार के सामने सीना तान कर बैठ गया। प्रेमिका ने भी अपने प्यार का साथ दिया और भाइयों से ही भिड़ गई। बीच सड़क पर जब प्रेमिका के भाई प्रेमी से बहस करने लगे तो बहन ने उनको करारा जवाब दिया। दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। प्रेमिका के भाई जब युवती को अपने साथ ले जाने लगे तो युवक ने बचपन के प्यार की दुहाई दी। बीच सड़क पर घंटों ड्रामा चलता रहा। प्रेमिका के भाई अपनी बहन को कार में बैठा कर ले गए। युवती दिल्ली की रहने वाली है। राजस्थान के राजसमंद में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा एक मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। शमशेर की पत्नी प्रमोद कंवर प्यार और हवस में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने प्रेमी राम सिंह के साथ मिलकर उसे बीच सड़क पर मरवा दिया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पत्नी प्रमोद ने प्लान ए के साथ प्लान बी भी बनाया था। दरअसल 23 जून को हत्या की पहली कोशिश हुई।
पत्नी ने सोचा कि शमशेर को रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाए, लेकिन उस दिन शमशेर घर से बाहर निकला ही नहीं। फिर प्लान बी काम आया। पत्नी प्रमोद शमशेर को किसी तरह आमेट नाम की एक जगह ले गई और सोची समझी प्लानिंग के तहत पहले हत्यारों ने कार से बाइक को टक्कर मारी और फिर पीट कर शमशेर की जान ले ली। लेकिन जुर्म ज्यादा दिनों तक नहीं छिपता। पुलिस ने आरोपी राम सिंह के नए सिम को ट्रेस किया और गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह की निशानदेही पर पत्नी प्रमोद अब सलाखों के पीछे है, लेकिन कत्ल की इस खौफनाक साजिश ने समाज में पति पत्नी के रिश्तों की डोर को और कमजोर कर दिया है। एमपी के जबलपुर में हुए एसिड अटैक कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इस सनसनीखेज कांड में अब इशिता के बॉयफ्रेंड की भी एंट्री हो गई है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि आरोपी इशिता ने अपने बॉयफ्रेंड अंश शर्मा की मदद से बाजार से तेजाब खरीदने की पूरी साजिश रची। इसके लिए बाकायदा अंश शर्मा ने फर्जी प्रोफेसर बनकर एसिड बेचने वाले दुकानदार को फोन किया और कहा कि प्रैक्टिकल के लिए उसे तेजाब की जरूरत है। इतना ही नहीं, इशिता और उसके बॉयफ्रेंड ने प्रोफेसर का फर्जी लेटर हेड भी तैयार किया और फिर शहर की एक दुकान से तेजाब खरीद लिया। पुलिस को जांच में लव ट्रायंगल का एंगल भी दिख रहा है, क्योंकि 5 साल पहले इशिता का उसके बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इशिता को लगा कि ये सब की आधार श्रद्धा का है, लिहाजा उसी दिन से उसने बदला लेने की ठान ली। फिलहाल 50% जल चुकी श्रद्धा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उसकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। यूपी के सोनभद्र में अंधविश्वास की वजह से एक मां की जान पर बनाई। अपनी मां को मार खाता देख एक मासूम 13 किलोमीटर पैदल चलकर थाने तक गया और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मां जब भी मार खाती, ये मासूम डर कर सहम जाती, लेकिन एक दिन इसने हिम्मत दिखाई और 13 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस स्टेशन जा पहुंची। दरअसल घर के ही लोग मासूम की मां को डायन बताकर आए दिन मारपीट करते थे। मासूम ने विरोध किया तो उसे ही पीट डाला। मां पर हो रहे अत्याचार से आहत बच्ची ने बिना किसी को बताए 13 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल तय किया और दुगधी कोतवाली पहुंच गई। मासूम की शिकायत के बाद पुलिस कर्मियों का दिल भी पसीज गया। तुरंत हाथ से शिकायत लिखवाई और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। हर कोई इस मासूम की तारीफ कर रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई जो किसी का भी कलेजा झकझोर कर रख देगी। ऐसी तस्वीर जो ये बताती है कि गरीबी क्या क्या करा सकती है। और जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसके आंसू निकल आए। ये मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। दूसरों से या फिर बैलों से बुआई कराने के पैसे नहीं थे, तो इस बुजुर्ग दंपति ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा। इस तस्वीर ने दशकों बाद मदर इंडिया फिल्म की उस दर्द भरी गरीबी में लिपटी दास्तान को उभार दिया, जिसमें एक महिला और उसका परिवार खेत में बैलों की जगह खुद हल चलाने में जुट गया था, ताकि बुआई हो सके और पेट की भूख शांत करने के लिए अन्न पैदा हो। कड़ी धूप में पति पत्नी खेत में हल चला रहे थे। जिस उम्र में सहारा चाहिए उस उम्र में हल उठाकर 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और चर्चा की मांग की। हालांकि स्पीकर ने इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। इधर जयपुर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। हालांकि ये चोरी न तो पैसों की है और न ही सोने चांदी की। ये चोरी कब्रिस्तान में दफन महिलाओं के कफन की है। क्योंकि रात के अंधेरे में कोई आता है और महिलाओं की कब्र से कफन चोरी करके ले जाता है। जयपुर के शास्त्री नगर कब्रिस्तान में महिलाओं की कब्र से कफन चोरी का ये सिलसिला पिछले कई दिन से जारी है। चोरी की इस वारदात को सुनकर न सिर्फ लोग हैरान हैं, बल्कि पुलिस भी परेशान है। शास्त्री नगर कब्रिस्तान में कब्र खोली गई है और ये भी मौके पर हम हैं यहाँ पर, और इसको माशाल्लाह भी पैक करवा दिया है। महिलाओं की कब्र से कफन चोरी की इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने इसको लेकर शास्त्री नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। 1:30 बजे के बाद फिक्स 1:30 बजे रात को 1:30 बजे। हाँ 1:30 बजे के बाद। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? तो आपने उनको बोला नहीं, टोका नहीं उनको? मैंने ना बोला भाई यहाँ पहरेदार ना रहेगा और पहरेदार होंगे भाई। ये कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र से भी जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल इस कफन चोरी का सच क्या है, इसका रहस्य पुलिस को सुलझाना है, जो अभी तक एक भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पटना के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
जिस रेस्टोरेंट में ये आग लगी वो एक कॉम्प्लेक्स में था और नीचे कई शोरूम थे। इस धधकती हुई आग ने आज कई लोगों को डरा दिया। जिस रेस्टोरेंट में आग लगी वो कॉम्प्लेक्स की 4थी मंजिल पर था। आग लगने के बाद कई लोग वहीं फंस गए। ये कॉम्प्लेक्स दानापुर में मौजूद थे, जिसमें कई शोरूम भी हैं। हालांकि आग लगते ही आनन फानन में शोरूम को खाली करा लिया गया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के साथ ही आग पर काबू पा लिया। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी। इधर इंदौर में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगते ही ये तेजी से भड़क उठी। इमारत के अंदर प्लास्टिक रखे होने की वजह से आग फैल गई। फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। पूरा इलाका ही धुआं हो गया। अंदर आग की लपटें तेजी से निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन धधक रही हो। हादसे के वक्त कई कर्मचारी काम कर रहे थे जो आग लगते ही फैक्ट्री से बाहर निकल आए। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के घरों में भी धुआं घुस गया। ये पूरी घटना सुखलिया गांव के डी सेक्टर की है। अब बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। देखिए, जिसे लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है और इस बार विवाद की जड़ है उत्तराखंड सरकार का वो फैसला जिसमें कहा गया है कि कांवड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं उनके मालिक दुकान पर लाइसेंस और पहचान पत्र वाला बोर्ड लगाएंगे। तर्क ये है कि ऐसा करके कांवड़ियों को शुद्ध और स्वच्छ खाना मुहैया कराया जाएगा। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और जहां खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए। आदेश जारी होते ही अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर बने दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी। साफ कहा गया कि अगर दुकान के बाहर नेम प्लेट नहीं लगाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार से जल लेके आते हैं तो पूरी शुद्धता के साथ लेके आते हैं। अगर वो खंडित करते हैं फिर इसका फायदा भी क्या है? वो तो गलत कर रहे हैं ना, पहचान छुपा के अपनी। अब कांवड़ मार्ग पर जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, सभी को अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भी दुकान के बाहर लगाना होगा। और जो ठेला लगाकर फल या कुछ और सामान बेचते हैं उनके लिए नियम ये है कि वो अपना पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन साथ में रखेंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने यह साफ कहा है कि नियम ना मानने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इस फैसले से संत समाज में तो खुशी की लहर है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसे बांटने वाला फैसला बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि जो होटल और ढाबे वाले नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साधु संत इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। धर्मी लोग हैं, वो हमारे सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा सनातन धर्म खंडित न हो, इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया। इसकी हम जो है प्रशंसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलाना कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक धर्म के पक्ष में काम कर रही है। ये कहाँ तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? उधर सरकार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। कहा गया है कि हर जिले से हर रोज रिपोर्ट पहुंचानी होगी और अगर अधिकारी लापरवाही करते हैं तो वो भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। देखिए, देश में इन दिनों धर्म को लेकर सबसे ज्यादा विवाद दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा पर चल रहा हंगामा भी इसी विवाद का एक हिस्सा है। उत्तराखंड सरकार के फैसले से विपक्षी दल के नेता इस कदर नाराज हैं कि बीजेपी सरकार पर देश की साझा संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि मुसलमान भी कांवड़ियों की सेवा करते हैं, जिससे कुछ लोगों को परेशानी है। ये लोग असल में कोई साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। उधर बीजेपी के नेताओं का तर्क है कि आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं होगी। किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। सच क्या है उसको लिखने में समस्या क्या है? वही उसके बाद में उसकी मर्जी है, वो कहाँ खाना चाहता है, कहाँ बैठना चाहता है, कहाँ पर पानी पीना चाहता है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी सरकार ने जब ऐसा किया था तो उसे सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी थी और उत्तराखंड सरकार के साथ भी यही होने वाला है। कांवड़ मार्ग की दुकानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद जारी है। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया था और आरोप लगे थे कि हिंदू संगठन के लोगों ने एक शख्स की पैंट उतरवाकर उसकी पहचान की। अब ऐसे लोगों को विपक्षी दल के नेता आतंकी बता रहे हैं।
घटना 28 जून की है, जब NH58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर स्वामी यशवीर जी महाराज की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। आरोप है कि हिंदू संगठन के लोग जबरन होटल कर्मचारियों को कमरे में ले गए और पैंट उतारकर उनकी पहचान की। इस पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। अब ये क्यों हो रहा? होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो, अरेस्ट करो, रोको आप उनको। उधर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने ऐसे लोगों को आतंकी बता दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें। ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। वहीं हिंदू संगठन का दावा है कि जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर यह घटना हुई, वहां लोग QR कोड को स्कैन करने पर होटल मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़ा बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर के होटल में चेकिंग अभियान चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज के कार्यकर्ताओं को एक नोटिस जारी किया गया और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि बिना किसी अनुमति के इस तरह का चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन यशवीर महाराज कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, बल्कि भविष्य में भी इस अभियान को जारी रखेंगे। यशवीर महाराज का दावा है कि कांवड़ मार्ग में उन्होंने 5000 लोगों की अपनी निजी टीम लगाई है, जो होटल ढाबों पर जाकर मालिकों की पहचान कर रही है। यशवीर महाराज उन होटल ढाबों की तलाश कर रही है जिनके नाम तो हिंदू हैं, लेकिन उनके मालिक मुसलमान हैं। अब प्रशासन के नोटिस के बाद भी यशवीर महाराज पीछे हटने को तैयार नहीं। यदि जेल जाने की बातें आई तो जेल भी जाएंगे, लेकिन इस क्रांति को, इस आंदोलन को शांत नहीं होने देंगे। तब तक ये थूक मूत्र गैंग अपनी हरकत से बाज नहीं आ जाता। वहीं बीजेपी के कई नेता भी स्वामी यशवीर महाराज के साथ खड़े हैं और ओवैसी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी हज यात्रा पर जा रहे हैं और किसी हिंदू ने बिस्मिल्लाह के नाम पे दुकान खोली, गोश्त परोस दिया, तो असदुद्दीन ओवैसी जो है इसको मोहब्बत का पैगाम समझेंगे कि नफरत का इंतजाम समझेंगे? फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कांवड़ मार्ग की दुकानों को लेकर शुरू हुआ विवाद जल्द खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, पिछली सरकार जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत उस दौरान हुई थी, तब नेम प्लेट का विवाद सुर्खियों में आ गया था। 18 जुलाई 2024 को यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था, कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। सरकार का तर्क ये था कि इस फैसले से आस्था की पवित्रता बनी रहेगी और खाद्य मिलावट पर रोक लगेगी। लेकिन 4 दिन बाद ही 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदार सिर्फ ये बताएं कि उनकी दुकान पर मिलने वाला खाना शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। और देखिए, यही वजह है कि अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि पहले यूपी सरकार को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी और अब उत्तराखंड सरकार का भी यही हाल होने वाला है। दिल्ली में आज फिर से शीश महल की यादें ताजा हो गई। आपको याद होगा, बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी आवास में हुए रेनोवेशन को कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। हर मंच पर शीश महल का जिक्र होता था, लेकिन अब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कई लोगों के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राजनिवास मार्ग पर बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 आवंटित हुआ है। इसमें से बंगला नंबर 1 टाइप 7 का है, जो सीएम का आवास होगा, जबकि बंगला नंबर 2 को कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जिस बंगले में मुख्यमंत्री रहेंगी, उसके रेनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला है, जो 4 जुलाई को खुलेगा और 60 दिन के भीतर इस बंगले में रेनोवेशन का काम पूरा कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी इसे माया महल क्यों कह रहा है। देखिए, टेंडर के मुताबिक जिस बंगले में सीएम रेखा गुप्ता रहेंगी, उसमें 5 टीवी लगाए जाएंगे। उसकी कीमत 9,30,000 रुपए हो गई, यानी एक टीवी करीब 1,86,000 रुपए का होगा। इसी तरह से बंगले में 14 एयर कंडीशन यानी कि एसी लगेंगे, जिनकी कीमत 7,70,000 रुपए होगी, यानी कि यहाँ पर एक एसी की कीमत हुई 55,000 रुपए। सीएम के बंगले में 14 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी कीमत 5,74,000 रुपए होगी, यानी कि यहाँ एक सीसीटीवी 41,000 रुपए का होगा। टेंडर के मुताबिक सीएम का बंगला नंबर 1 में यूपीएस सिस्टम लगेगा, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए होगी। और इसी तरह बंगले में रिमोट कंट्रोल वाले 23 सीलिंग फैन लगेंगे, जो 1,80,000 रुपए में खरीदे जाएंगे। बड़े लोगों के घरों में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। मुख्यमंत्री के घर में ओवन, टोस्टर, ग्रिल होगा, जिसमें खाना गर्म किया जाता है, और ये 85,000 रुपए का लगाया जाएगा। इसी तरह से एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन,
जो 77,000 रुपए की खरीदी जाएगी। किचन में एक डिश वॉशर भी लगेगा जो 60,000 रुपए में खरीदा जाएगा। इससे बर्तन धोने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और वो अच्छे से धुल भी जाते हैं। किचन में गैस चूल्हा आपके घर में भले 5,000 या 10,000 रुपए का लगता हो, लेकिन सरकारी आवास में ऐसा चूल्हा लगेगा जिसकी कीमत 63,000 रुपए होगी। किचन में माइक्रोवेव भी होगा जो 32,000 रुपए का खरीदा जाएगा। सीएम के सरकारी आवास में 6 गीजर लगेंगे जो 91,000 रुपए में खरीदे जाएंगे। इस टेंडर के मुताबिक घर में अच्छी रोशनी रहे, इसके लिए बंगले में 115 लैंप, वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट और 3 बड़े झूमर लगाए जाएंगे, जिस पर 6 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आने वाला है। अभी ये रेनोवेशन का सिर्फ पहला चरण है जिसमें इलेक्ट्रिक उपकरण ही खरीदे और लगाए जाएंगे। अभी तो बाकी चीजों के लिए अलग से टेंडर निकलेगा। इस रेनोवेशन से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बहुत खुश हैं और कह रही हैं कि अब पहले की सरकारों की तरह काम नहीं होगा जो 60 लाख रुपए सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर खर्च हो रहे हैं, उससे जनता को ही लाभ होगा। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। देखिए, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक नंबर ठाकुर की पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की हो गई। ये धक्का मुक्की तब हुई जब वो अपने समर्थकों के साथ एक रैली के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का काफिला गुजरने वाला था। लिहाजा पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिससे बंबर ठाकुर नाराज हो गए और धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की के बाद बंबर ठाकुर अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। हालांकि वहां मौजूद दूसरे पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को तुरंत काबू कर लिया। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दिल्ली में पिछले महीने बीफ बेचने के आरोप को लेकर कुछ लोगों ने एक दुकानदार की पिटाई की थी। अब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है जिसमें बीफ वाली शिकायत सही पाई गई है। जैसे ही रिपोर्ट आई, पुलिस बीफ बेचने के आरोप में दुकानदार चमन कुमार को गिरफ्तार करने पहुंच गई। ये पूरा मामला 28 मई का है, जब दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट कैंपस के पास विजयनगर में बीफ बेचने को लेकर कुछ लोगों ने दुकानदार चमन की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दुकान से मांस के सैंपल को जांच के लिए भेजा। पुलिस ने 3 सैंपल लिए और उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, और जब रिपोर्ट आई है तो उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि उसमें से जो एक सैंपल था वो गाय का ही मांस था। फिलहाल दुकान पर ताला लटका है। बता दें आपको कि 28 मई को 15 साल का एक लड़का इस दुकान पर मीट खरीदने आया था, लेकिन जब दुकानदार ने उसे मीट दिया तो उसे शक हुआ कि ये गाय का है। तब इसने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने दुकानदार की पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब ग्वालियर में गुफानुमा सड़क की तस्वीर सामने आ गई, क्योंकि बारिश में सिर्फ नगर निगम के दावों की पोल नहीं खुल रही, बल्कि घटिया सड़क निर्माण और खुलकर हुए भ्रष्टाचार की परतें भी खुल रही हैं। सुरंग में तब्दील ये सड़क कोई आम सड़क नहीं है। ये उस सिंधिया महल तक जाती है जिसका नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा है, ग्वालियर की पहचान से जुड़ा है। लेकिन 15 दिनों में ये सड़क 7 बार धंस चुकी है। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। इस सड़क पर चलना जान हथेली पर लेकर चलने जैसा है, पता नहीं कब कहां से धंस जाए। उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, इस सड़क के चलते लोगों को 6 महीने तक 1 वे ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। करोड़ों खर्च के बाद इस सड़क का निर्माण किया, लेकिन एक ही बारिश में इसकी ऐसी हालत हो गई है कि पीडब्ल्यूडी की टीम एक गड्ढा भरती है, अगले दिन एक नया गड्ढा तैयार हो जाता है। बाढ़ और बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन असल तबाही और दर्द झेल रहा है हिमाचल प्रदेश, जहां पर आसमान से बादल नहीं बरस रहे, बल्कि बरस रही है तबाही। वो तबाही जो बादलों की शक्ल में बार बार फट रही है और बर्बाद कर रही है लोगों की खुशियां, उनका घर, और बारिश की वजह से शहर के शहर उजड़ गए हैं।
हिमाचल में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ और बारिश की वजह से हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। मंडी के जिस थुनाग इलाके में कुदरत ने तबाही के निशान छोड़े, वहां सोमवार की रात लोगों पर कहर बनकर बरसी। थुनाग के उस डरावने बादल जिस तरीके से उस इलाके में आए और आते ही कुछ देर के अंदर वो फट गए। बादल फटने के बाद इतनी बारिश हुई कि पहाड़ टूटने लगे, लोगों के घर टूटने लगे, जीने की उम्मीदें टूटने लगी। सोमवार को हुई तबाही के निशान अब बुधवार को दुनिया के सामने आए। उस रात जब प्रकृति का तांडव चल रहा था, तब थुनाग इलाके में त्राहिमाम मचा था। रात के वक्त बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी कर अंदर सो रहे लोग एक सुरक्षित जगह से सिर्फ अपनी गाड़ियों को ही देख सकते थे। उनके हाथ में कुछ नहीं था। यहाँ पानी ने अपने निश्चित रास्ते को छोड़ रिहायशी इलाकों से बहना शुरू कर दिया। इसके बाद गलियों के किनारे बने घर मलबे से पट गए। इन दो घरों में इंसानों की जगह नहीं, सिर्फ मलबे का कब्जा था। नदी किनारे घरों की तबाही अब साफ दिख रही है। थुनाग के बाजार में बने लगभग हर घर तक पानी और मलबा पहुंचा था। जो घर मजबूत थे वो बच गए, जो नहीं थे वो कुदरत के आगे धराशायी हो गए। जिन दुकानों से थुनाग के बाजार में रौनक रहती थी, उन दुकानों पर मलबे का ढेर है। अब बस उम्मीद है तो राहत बचाव के कामों की। जब तक यहाँ मदद नहीं पहुँचेगी, ऐसा ही हाल बना रहेगा। वैसे थुनाग में तबाही कोई पहली बार नहीं हुई। 1 साल पहले भी थुनाग ही वो इलाका था जहां की तस्वीरों ने पूरे देश को डरा दिया था। अगर आपने पिछले साल भी खबरें देखी होंगी तो शायद आपको ये तस्वीरें याद होंगी, ये बाजार, ये गलियां याद होंगी। इस बार तो मलबे ने थुनाग की गलियों को पाट कर रख दिया है। 1 साल पहले पेड़ के तने, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिरने लगे थे। कीचड़ के साथ आया मलबा जिसने थुनाग को तबाह कर दिया था। उस वक्त भी लोगों के घर, बाजार टूट गए थे। इस बार भी वैसे ही हालात हैं। थुनाग में कुदरत ने अपनी तबाही को दोहराया है और ये तबाही मंडी से थुनाग जाने के रास्ते में भी दिखाई दी। रास्ते में हमारी टीम जब पैदल चलते चलते बादल फटने वाली जगह पर जा रही थी, तब उन्हें मलबे में दबी मुसीबत दिखी। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बस जो है वो इस गाद में फंसी हुई है। ये आप देख सकते हैं मंजर। अब यहाँ से सारी गाद हटाई जाएगी, तब इस बस को जो है निकाला जाएगा। पहाड़ से निकलकर मलबा नीचे आया तो नीचे खड़ी गाड़ियां खाई में चली गई। एक किसान का ट्रैक्टर कुदरत के प्रकोप की वजह से बर्बाद हो गया। देख सकते हैं बड़े बड़े खड्डे जो है यहाँ पे बने हुए हैं। नीचे जो है एक ट्रैक्टर है जो इस पानी के बहाव के साथ नीचे बह गया है। पहाड़ों के बीच हर 1 किलोमीटर में तबाही के ऐसे ही निशान दिख रहे थे। हिमाचल प्रदेश की इन तस्वीरों को देखकर साफ लगा कि इस वक्त पहाड़ों में जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों में ही जाना चुनते हैं और ऐसे लोगों को यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त पहाड़ मुसीबत से भरे हुए हैं। पहाड़ों में गाड़ी चलाना अभी अपनी जान को कुदरत के हाथों में सौंपने जैसा है। कब कौन सा पत्थर आपकी गाड़ी पर आकर गिर जाए आप नहीं जान सकेंगे। बादल फटने वाली जगह जाते वक्त हमारी टीम को भी ऐसी ही एक गाड़ी दिखी जो भूस्खलन की वजह से नीचे गिर गई थी। इस गाड़ी में बैठे लोग भूस्खलन के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि 1 रात पहले तक जिस 4 व्हीलर ने उन्हें पहाड़ों तक पहुंचाया, पहाड़ इसी गाड़ी को बर्बाद कर देंगे। यहाँ आपको मंजर दिखाएंगे कि क्या तबाही हुई है यहाँ पे भारी बारिश से। यहाँ आप देख सकते हैं ये कार है, बिल्कुल ये सड़क से नीचे गिर गई है ये कार जो है। और ये घर हैं, इन घरों में पूरी तरह से जो है गाद भरी पड़ी है। पहाड़ में रहने वाले लोग भी कुछ महीनों तक कुदरत से परेशान रहने वाले हैं। कि आप ये घर है और ये घर पूरी तरह से मिट्टी से भर गया है। हम अंदाज़ा इस विभीषिका का लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये मंजर जो है लोगों ने फेस किया होगा सोमवार की रात को। हिमाचल के मंडी का ये इलाका भूस्खलन और अपने खतरनाक रास्तों के लिए जाना जाता है। जैसा हमने पहले ही कहा था कि मंडी जिले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तबाही की वो तस्वीरें दिखी जो इस सीजन में तो अब तक नहीं देखी गई थी। रास्ते में ट्रक पलटा था, कार पलटी थी, गांव के अंदर मलबा आ गया था। एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ती जा रही थी और तबाही की तस्वीरें एक एक कर हमारे सामने आ रही थी। इनमें सबसे ज्यादा भयंकर तस्वीर थी इस ट्रक की। सोचिए भूस्खलन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने पूरा का पूरा ट्रक ही पलटा दिया। ये एक गाड़ी है जो गुड्स कैरियर है, सामान ढोती है, पर उल्टी है क्योंकि फ्लड जब आया तो ये गाड़ी जो है उसकी जद में आ गई। गाड़ी के साथ साथ पहाड़ पर बसा गांव भी कुदरत के आगे बेबस था। पानी जो है नीचे आया है,
कुछ एक जो सोलर पैनल्स हैं सोलर लाइट के वो भी नज़र आ रहे हैं। ऊपर से नाला जो है तमाम तबाही मचाता हुआ नीचे आया है। जिन लोगों की आंखों के सामने वो डरावनी रात का मंजर था, उन्होंने कैमरे पर अपनी आपबीती सुनाई। मौत का तांडव, नीचे से पानी आ रहा था, ऊपर से फ्लड आया और नीचे से इधर से बादल फट गया, नीचे से आ रहा, ऊपर से आ रहे, बंदे बीच में फंस गए। सोमवार को हुई तबाही के निशान अब धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। रास्ते को खाली करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को नीचे गिराया जा रहा है। देखिए, जब जब पहाड़ों में तबाही आती है, लोगों की जान खतरे में आ जाती है। एनडीआरएफ बाहर आती है तब, और इस बार भी यही हो रहा है। हिमाचल के मंडी में कुदरत ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला, तो उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई। मंडी में एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए वो जी जान से जुटे हुए हैं। राहत बचाव के लिए सबसे पहले तो एनडीआरएफ के जवानों ने नदी के एक छोर को दूसरे से जोड़ने के लिए रस्सी बांधी। एक जवान पानी के तेज बहाव से लड़ता हुआ उस पार पहुंचा। रस्सी बांधने के बाद अलग अलग लोकेशंस पर एनडीआरएफ की टीम पानी में फंसे लोगों तक पहुंची और इसी तरह की रस्सियां और केबल्स के जरिए लोगों को खतरे के छोर से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इसी तरह हिमाचल के ऊना में भी स्वान नदी में 5 लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ को खबर लगी तो वहां भी उनकी टीम देवदूत बनकर पहुंची और सावधानी से सभी 5 को पानी के बहाव से बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बार फिर से मानसून सीजन में बड़ी त्रासदी देखने को मिल रही है। जिले के गोहर, थुनाग और सराज घाटी में भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ तो वो थुनाग का इलाका है, जहां कभी भरा पूरा बाजार हुआ करता था, वहां अब सिर्फ खंडहर और बर्बादी के निशान के अलावा कुछ नहीं। सोमवार की रात मंडी में थुनाग के लिए कयामत की रात बन के आई, और जहां इस वक्त हम हैं, जहां से आपको लोग आते हुए दिख रहे हैं, ये दरअसल थुनाग की मेन मार्केट पर आपको कहीं से भी ये नजर नहीं आएगा कि ये थुनाग का मेन बाजार है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पेड़ जो हैं बादल फटने से यहाँ आए हैं। थुनाग का प्रमुख सड़क मार्गों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। कई लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। रोड जो है यहाँ पे टूटा हुआ है, तमाम थुनाग का जो एक्सेस है सड़क मार्ग से वो टूट गया है। ये सिर्फ एक हिस्सा है थुनाग का। ये सड़क थी, दरअसल सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे घर थे, दुकानें थी, कुछ भी बचा नहीं है। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं थुनाग में सोमवार की रात को क्या हुआ है। थुनाग में ना ही बिजली है और ना ही कोई मोबाइल कनेक्टिविटी बची है। दूसरा दिन है पर बिजली नहीं है, टेलीफोन जो है वो काम नहीं कर रहे, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। सामने आप घर देखेंगे, ये घर जो है दरअसल 2 मंजिला घर है, पर पहली मंजिल जो है इसकी ग्राउंड फ्लोर जो है वो दिख नहीं रहा है। मंडी जिले के सिराज एरिया का संपर्क पूरी दुनिया से कट गया है। बादल फटने के बाद जो तबाही हुई है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन पूर्व सीएम जयराम ठाकुर खुद पीड़ितों के पास उनका दर्द बांटने पहुंचे हैं। भीषण तबाही की ये तस्वीरें बताती हैं कि बादल फटने के बाद सिराज के इस इलाके में हालात क्या है। ना घर बचे हैं, ना दुकान और ना ही गाड़ियां। सैलाब आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। प्रचंड सैलाब में सड़कें साफ हो चुकी हैं। देश दुनिया से सिराज के इस इलाके का संपर्क पूरी तरह कट गया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पीड़ितों का दर्द बांटने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और प्रशासन से राहत बचाव के काम में तेजी लाने की अपील की। पहली प्राथमिकता कोई रेस्क्यू में किसी आदमी को एयरलिफ्ट करना है। इसके अलावा आने जाने के सारे रास्ते जब बंद पड़े हैं तो उसके लिए राशन कुछ एक पॉइंट्स पर हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से ड्रॉप कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अकेले मंडी में 18 लोग लापता हैं। जिले में 261 सड़कें बंद पड़ी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।